यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगी। पत्थर भर भर कर ट्रक कौन लाया, पेट्रोल से नागपुर को किसने जलाया, सबसे बड़े खुलासे का चैप्टर लेकर आया। हिंदू की कार, हिंदू की दुकान, नागपुर में बवाल करती भीड़ ने चुन चुनकर हमले किए क्या, पुलिस पर हमला, डीसीपी पर कुल्हाड़ी चला दी, दंगाई भीड़ का वो सीसीटीवी फुटेज जो पूरा सच बताएगा, आज आपको दिखाऊंगा। पत्थर प्रकट हुए, चेहरे पर मास्क और अचानक आई बवाली भीड़ का योगी वाला इलाज कर पाएंगे क्या फडणवीस। पाकिस्तान के बंटवारे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बलूच आर्मी ने तय कर दिया है क्या दिन और समय, आज इसका भी चैप्टर है। पाकिस्तान में जिधर देखो उधर धमाके ही धमाके, किसने कोहराम मचाकर रख दिया, आज ये भी बताऊंगा। पीएम मोदी का वो वीडियो कौन सा है जिससे पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक में आग लगी हुई है, आज वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध रुकने की कगार पर, लेकिन ट्रंप मोदी की नई चुनौती कौन सी खड़ी हो गई। 12 घंटे में भयंकर बमबाजी, कहां 400 से ज्यादा लोग मर गए, आज इसका भी चैप्टर है। और आखिर में फास्ट फूड की दुकान का फ्रिज खुला तो वो निकला कि देखकर आपको चक्कर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। पत्र में पीएम मोदी ने उनकी धरती पर सुरक्षित वापसी की कामना की है। अंतरिक्ष में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं। उनको वापस लेकर आने के लिए स्पेसएक्स ड्रैगन एयरक्राफ्ट सुबह 10:35 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ, जो 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा। जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से लंबी पूछताछ की। पटना के ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी से लगभग 4 घंटे और तेज प्रताप यादव से 4.5 घंटे की पूछताछ हुई। यह मामला 2004 से 2009 के दौरान रेलवे में नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब हुआ करते थे। अब बुधवार को ईडी लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ करेगी। अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में एक फ्लैट से गुजरात एटीएस और डीआरआई की टीम ने 83 करोड़ रुपए की कीमत का 95.5 किलो सोना और 70 लाख रुपए कैश बरामद किया है। यह बरामदगी एक बंद पड़े फ्लैट से हुई है, जो मेघ शाह नाम के एक स्टॉक मार्केट ऑपरेटर का बताया जा रहा है। अब एटीएस और डीआरआई इस जांच में जुटी है कि निवेश के नाम पर कोई बड़ी धांधली तो नहीं चल रही थी। यूपी के फिरोजाबाद में चर्चित दिहुली सामूहिक नरसंहार में अदालत ने 44 साल बाद 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 18 नवंबर 1981 को दिहुली गांव में जाति आधारित हिंसा हुई थी, जिसमें दलित समुदाय के 24 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस जनसंहार में कुल 17 आरोपी थे, जिनमें से 13 की पहले ही मौत हो चुकी है। आज 3 आरोपियों को अदालत ने दोषी माना और सजाए मौत सुनाई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, पत्थर भर भर कर ट्रक कौन लाया, पेट्रोल से नागपुर को किसने जलाया, सबसे बड़े खुलासे का चैप्टर। हिंदू की कार, हिंदू की दुकान, नागपुर में बवाल करती भीड़ ने क्या चुन चुन कर हमले किए, और दंगाई भीड़ का वो सीसीटीवी फुटेज जो पूरा सच बताएगा। पत्थर प्रकट हुए, चेहरे पर मास्क और अचानक आई बवाली भीड़ का योगी वाला इलाज क्या कर पाएंगे फडणवीस, सबसे पहले इसका चैप्टर। हफ्ते 10 दिन में देश भर में जो हुआ है उसका एक खास पैटर्न है बॉस, और उस पैटर्न को नहीं समझिएगा तो देश बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा नहीं है, बढ़ चुका है, यह मानकर चलिए। क्योंकि अचानक से पत्थर का प्रकट हो जाना, नकाबपोश भीड़ का आ जाना, सीसीटीवी कैमरे तोड़ देना और बवाल मचाना अब एक पैटर्न बनता जा रहा है। और हर बार एक इकोसिस्टम ऐसी दंगाई भीड़ से सवाल पूछने की बजाय कुछ ना कुछ बहाना बनाकर पूरा नैरेटिव बदलने में लग जाता है। क्या सिर्फ इसे एक संयोग माना जाए कि कल दोपहर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश में आग लगाने की धमकियां दी जा रही थी और शाम होते होते महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा भड़क गई।
कल दिल्ली में मौलानाओं की भीड़ बीजेपी और आरएसएस को कोस रही थी और शाम होते होते नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर के पास ऐसी हिंसा भड़क गई कि पूरा देश हिल गया। और मतलब ये सिर्फ इत्तेफाक है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से देश में चल क्या रहा है। कोई वक्फ के नाम पर देश में आग लगा देने की धमकी दे रहा है, कोई होली के लिए नमाज के टाइम में जरा सा एडजस्टमेंट करने पर भड़क जा रहा है, कोई टीम इंडिया के जीत का जश्न मना रही भीड़ पर हमला कर दे रहा है, कोई औरंगजेब का पुतला या धार्मिक कपड़ा जलाने का आरोप लगा तो उस पर मारने पर उतारू हो गया। कल रात से पूरा देश नागपुर में भड़की हिंसा की खौफनाक तस्वीरें देख रहा है, जिसमें सैकड़ों नकाबपोश लोगों की भीड़ हाथ में पेट्रोल बम, पत्थर, तलवार सब लेकर नागपुर को जला रही है। वो भीड़ जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि उसने चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को टारगेट किया, सड़क पर हिंदू प्रतीक वाले स्टिकर्स लगे वाहनों को टारगेट किया। वो भीड़ जो पुलिस को भी कुल्हाड़ी मारने से नहीं डरी बॉस। नागपुर में भड़की ऐसी हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या औरंगजेब प्रेमी अब उसकी कब्र बचाने के लिए दंगा करेंगे? क्या औरंगजेब का एक पुतला जलाने पर नागपुर को जला दिया जाएगा? क्या औरंगजेब की कब्र के खिलाफ हुए प्रदर्शन से इतना चिढ़ जाएंगे कि मारकाट मचाने पर आ जाएंगे क्या? और वो भी उस औरंगजेब के लिए जिसने छत्रपति संभाजी महाराज पर अत्याचार की सारी हदों को पार कर दिया, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तबाह किया। महाराष्ट्र तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की धरती है। वहां औरंगजेब के लिए इतना प्रेम कि नागपुर जला दिया जाएगा क्या? नागपुर में जो हिंसा भड़की उसका कनेक्शन औरंगजेब से इसलिए है क्योंकि कल नागपुर समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन हुआ था। नागपुर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद ऐसी हिंसा भड़की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि हिंसा से जुड़ी भयानक जानकारी आ रही। जैसे चश्मदीदों ने बताया कि चुन चुनकर हिंदू घरों को टारगेट किया गया, एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। हिंसा में डीसीपी स्तर के 3 अधिकारी घायल हुए, पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ, 33 घायल हैं। हिंसा के बाद ट्रक भरकर बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। ऐसे वीडियो हैं जिसमें उपद्रवी तलवार लहराते हुए दिखते हैं। नागपुर में क्या क्या हुआ, सीसीटीवी में कौन से चेहरे हिंसा करते दिख गए, एक वीडियो ने कैसे नागपुर में आग लगा दी, नागपुर में कैसे इतने पत्थर, पेट्रोल बम, तलवारें आ गई, क्या सारी हिंसा प्री प्लान थी, नागपुर हिंसा के बाद सीएम योगी की चर्चा क्यों हो रही है, ये सब आपको बताऊंगा। पहले नागपुर में जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। बस 200-300 का माप गली में घुसना, हर एक मुस्लिम गली घुस के मारना, ये सुनिश्चित है। सामने में पूरी मुस्लिम बस्ती है, उनके यहाँ की एक भी कार नहीं टूटी गई। 300-400 लोग थे कम से कम, और पूरे पेट्रोल के बोतल थे उनके हाथ में। क्या क्या हथियार लेकर के आए थे? औजार थे, तलवारें थी, बहुत सारे औजार थे। ऐसा इस गाड़ी के शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। सिर्फ एक तरफ से ही नहीं बल्कि चारों तरफ से इस गाड़ी को अपना निशाना बनाया गया है। स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए। महाराष्ट्र के नागपुर में कल जो भी हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि नागपुर में इस तरह की घटनाएं पहले शायद ही कभी हुई, और इसी वजह से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नागपुर में पहले से प्लानिंग करके यह हमला हुआ। नागपुर हिंसा के हर एंगल के बारे में आज आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं नागपुर में हुए हमले की डरावनी तस्वीर। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे दर्जनों लोग, आप तस्वीर देखिए बॉस, अचानक हथियार लेकर गली में घुस रहे हैं। गली में घुसते ही पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाड़ी फोड़ दे रहे हैं। वो तो शुक्र है वहां लोग बाहर उस तरह से नहीं थे, नहीं तो पता नहीं जो लोग होते उनके साथ क्या करते ये लोग। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, हमला करने के बाद जैसे भीड़ आई थी वैसे ही लौट गए। खास बात यह भी है कि सभी के हाथ में लाठी, डंडे और हथियार पहले से थे, यानी प्लानिंग तो थी बॉस, क्योंकि अचानक से 10 मिनट पहले कुछ हुआ और ये लोग आ गए, ऐसी तस्वीर लग नहीं रहा देखते। और आप हमलावरों की संख्या देखिए,
एक साथ इतने सारे लोग हथियार लेकर हमला करने आ जाएं तो कोई भी जो है वो हैरान रह जाएगा, कांप जाएगा। आप देखिए ना, इतनी भीड़ कहां से आ गई। यही नागपुर में भी हुआ। इन चेहरों को आप देखिए, बिना किसी डर के हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, जैसे सोच के आए हो कि जो सामने आएगा उसे तोड़ा जाएगा, उसमें बताएंगे कि क्या करना है। सबसे डरावनी बात यह है कि हमलावर जो हथियार लेकर आए थे वो बेहद खतरनाक हथियार थे। नागपुर की सड़कों पर खुलेआम तलवार लहराई गई। आप देखिए तस्वीर, हाथों में तलवार लिए दंगाई जो सामने दिख रहा था उस पर हमला कर रहे थे। आप खुद सोचिए कि अगर अचानक भड़की हिंसा होती तो क्या इस तरह के हथियार लेकर कोई आता? भाई प्लानिंग होगी, हथियार जुटाए गए, लोगों को कहा गया हथियार ले लेकर आओ, तभी ना आए होंगे। सिर्फ तलवार ही नहीं बल्कि पत्थर, कटीले तारों से बंधे हुए डंडे, पेट्रोल बम, खंजर, ये सब दंगाइयों के पास दिखा है बॉस, सब दंगाइयों के पास दिखा। कटीले तारों से बंधे हुए डंडे भी आ गए बिना तैयारी के। हमले के चश्मदीद तो यहां तक कह रहे हैं कि जैसे हमलावरों के पास औरंगजेब के जमाने के भी हथियार थे। एक बार सुनिए चश्मदीद क्या बता रहे हैं, फिर और एक एक चीज दिखाता हूं आपको। 400 लोग थे कम से कम, और पूरे पेट्रोल के बोतल थे उनके हाथ में। क्या क्या हथियार लेकर गए थे? औजार थे, तलवारें थी, बहुत सारे औजार थे। ऐसा कुछ तो औजार ऐसे थे कि हम उसका नाम भी नहीं बता सकते हैं। तलवार चमकती हुई थी, मेरे पास उसकी वीडियो में आपको वीडियो भी बता सकता हूँ उसकी। ऐसा लग रहा था कि औरंगजेब के जमाने के जो तलवार हथियार थे वो तक के ऐसा लग रहा था हमको थे उनके पास। धारदार हथियार भी लाए थे? धारदार पत्थर भी थे, पत्थर थे, लकड़ियां थी, तलवारें थी उनके पास, पाइप थे लोहे के। नागपुर में हमले के दौरान एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। हमलावरों की भीड़ नारेबाजी कर रही थी, अल्लाहू अकबर के नारे, लब्बैक के नारे लगाए जा रहे थे, जैसे किसी जंग की तैयारी। सुनिए किस तरह की नारेबाजी वहां चल रही थी, फिर बताऊंगा पुलिस को कैसे कुल्हाड़ी से टारगेट कर रही थी ये भीड़। दंगाइयों की भीड़ ने किसी को नहीं छोड़ा। जब हिंसा की खबर पर पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, चिटनिस पार्क इलाके में जब पुलिस ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की तो दंगाइयों ने पुलिस पर भी हमला शुरू कर दिया। बड़े बड़े पत्थरों से पुलिस पर अटैक किया। आप देखिए पुलिस भाग रही है भाई, वो बाइक चलाने वाला हेलमेट पहन के पुलिस भाग रही है। हमलावरों ने चेहरे ढके हुए थे। हमले से बचने के लिए पुलिस वाले गली में पीछे की तरफ भागे। दंगाइयों के हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए। एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया जिससे उनके हाथ में गहरी चोट लग गई। ये देखिए कुल्हाड़ी से हमला हो रहा है। इलाज के लिए डीसीपी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घायल डीसीपी से खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बात की, वीडियो कॉल करके घायल डीसीपी का हाल जाना। आप समझ सकते हैं कि दंगाइयों का हमला कितना भयंकर था। भाई जो भीड़ आप सोच रहे हैं पुलिस वालों पर कुल्हाड़ी से हमला कर रही है, वो किस तरह का मंसूबा लेकर आई होगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमला करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक बार मुख्यमंत्री को भी सुनिए। ठीक है, तुम्ही चांगलं तिथे स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को यह कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नागपुर हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने जानबूझकर पुलिस को टारगेट किया। इस घटना में सबसे ज्यादा पुलिस वाले ही घायल हुए। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस पर तलवार, पत्थर सबसे हमला हुआ। हिंसा में अब तक 5 FIR दर्ज की गई हैं। 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 38 टू व्हीलर, 10 से ज्यादा कारों को नुकसान पहुंचाया गया। 2 JCB, 1 क्रेन को भी टारगेट किया गया। हिंसा में 5 स्थानीय नागरिक भी घायल हुए। दंगाइयों की भीड़ ने सिर्फ गली और आप देखिए मोहल्ले में ही पत्थरबाजी नहीं की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दंगाइयों ने धार्मिक प्रतीक देखकर घरों को निशाना बनाया। जिन घरों के आगे तुलसी का पौधा था या फिर जिसके बारे में कंफर्म था कि यह हिंदू का घर है, आरोप लग रहा है कि उन्हीं पर हमला हुआ। लोगों ने घरों के अंदर से खुद वीडियो बनाए भाई, जिनमें हमलावर नारेबाजी करते हुए हमला करते दिख रहे हैं। एक बार रिपोर्ट देखिए।
यहाँ पर ये महिला हैं, इनके भी घर में जो है एक बूढ़ी माँ जो है वो घर में अकेली थी। घर को तभी जलाने की कोशिश की गई थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस घर के भीतर जाकर। तो ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर ये देखिए इस घर को जलाने की कोशिश की गई। यहाँ पे जो राख है वो अब तक यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऊपर चढ़ करके भी दिखाऊंगा कि निशाना जो है वो कैसे बनाया गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कैसे इनका ये घर है। इन्होंने पहले देखा कि यहाँ पर मूर्तियां हैं, उसके बाद में इस घर को निशाना बनाया गया। पत्थर जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर टूटे हुए जो शीशे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये देखिए यहाँ पर ठीक सड़क से सटा हुआ ये इलाका है, ये मकान है, इसलिए ये देखिए शीशा जो है यहाँ पर ये तोड़ दिया गया। पत्थर जो है वो यहाँ पर फेंके गए। एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए शीशे, उसके टुकड़े, ये पत्थर। दंगाइयों ने बॉस गली मोहल्ले सड़क और बाजार तक को अपना निशाना बनाया। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरह से दंगाइयों ने बेखौफ होकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। बीच सड़क पर खड़ी बाइक्स को तोड़ा, उनमें आग लगा दी, जैसे ये रोज का काम हो, हमला करना और फिर भाग जाना। रात में हुई हिंसा के सारे निशान सुबह होने पर दिखाई दिए। चारों तरफ बर्बादी थी, जली हुई गाड़ियां, टूटी हुई गाड़ियां दिख रही थी। आप सोचिए पब्लिक पर क्या बीती होगी बॉस, जो लोग घरों में रहे होंगे। मान लीजिए आपको कोई अफवाह उड़ी, आपको गुस्सा आ गया, तो जिन पर हमला कर रहे हैं, जिनके घर पे पत्थर फेंक रहे हैं, जिनके जलाना चाह रहे हैं, उन लोगों का क्या दोष बॉस? वो तो अपने घर में बैठे हैं। आप एक बार ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। इस गाड़ी के शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। सिर्फ एक तरफ से ही नहीं बल्कि चारों तरफ से इस गाड़ी को अपना निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये एक क्रेन दिखाऊंगा, एक जेसीबी मशीन, जिसे आगजनी की गई और इसे आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए ये पूरी मशीन जो है, पूरी जेसीबी मशीन जो क्रेन है, ये जल करके खाक हो चुकी है और इसका खाक, इसकी जो राख है वो अब तक यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये तस्वीर है नागपुर के महल इलाके की, चिटनेस पार्क की, जहां पर आगजनी हुई। नागपुर हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी। इसके कई वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। जैसे आप ये वीडियो देखिए, एक मिनी ट्रक में पत्थर ही पत्थर मिले और ये तो वो पत्थर हैं जो ट्रक में भरे गए। ऐसे सैकड़ों पत्थर सड़कों पर बरसाए भी गए। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये पत्थर अचानक कहां से आ गए। और बात सिर्फ नागपुर हिंसा की नहीं है, अब तो देश में ये एक तरह का पैटर्न बनता जा रहा है। जहां भी इस तरह की हिंसा भड़कती है वहां पत्थरों का ढेर लग जाता है। और कई बार हर कोई पूछता है, भाई ये इतने पत्थर कहां से आते हैं? गुस्सा तो मान लीजिए एक सेकंड में बीपी हाई हुआ हो गया, गुस्सा तो कभी भी आ सकता है, लेकिन ये पत्थर कहां से आ जाते हैं? ये पत्थर चलाने वाली भीड़ कहां से आ जाती है? खुद मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस तरह का दंगा किया गया। ट्रकों में भरे पत्थर मिले हैं, छतों पर पहले से पत्थर रखे गए थे, हथियार भी मिले हैं। दंगाइयों ने खास घरों को ही टारगेट किया, यह मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हिंसा पूर्व नियोजित थी, इसकी एक और बड़ी वजह कल की टाइमलाइन में छिपी है। हिंसा पर विधानसभा में सीएम फडणवीस ने जो बताया, उसके मुताबिक सोमवार सुबह 11:30 बजे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नागपुर के महल इलाके में प्रदर्शन किया था। कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की। भाई उनका मन है कि हट जाए, लेकिन उन्होंने पत्थर नहीं चलाया, शहर नहीं जलाया, उन्होंने प्रदर्शन किया कि भाई इनको हटाना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान एक सांकेतिक कब्र जलाई गई, लेकिन इस पर विवाद हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस भी दर्ज किया। लेकिन इसके बीच शाम होते होते एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें औरंगजेब के पुतले को आग लगाई जा रही थी और उसके नीचे जो कपड़ा था वो हरे रंग का था और उस पर कुछ कहा जा रहा है कि धार्मिक टेक्स्ट लिखा हुआ था। इसके बाद 200 से 300 की भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी, हिंसा की धमकी दी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हिंसा पर उतारू भीड़ को हटा दिया। सीएम फडणवीस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को थाने पर आकर शिकायत करने के लिए कहा गया और इसी दौरान हिंसा और भड़क गई। यानी कुल मिलाकर नागपुर हिंसा को यह एंगल दिया गया कि यह हिंसा औरंगजेब की कब्र के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के वजह से नहीं हुई, ना ही औरंगजेब के पुतले को जलाने की वजह से भड़की, बल्कि कोई धार्मिक टेक्स्ट को जलाया गया इसलिए हिंसा भड़की। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ भी कि भाई धार्मिक टेक्स्ट जला या अफवाह उड़ी, जो भी कि ऐसा हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी की धार्मिक भावना नहीं आहत होनी चाहिए। लेकिन होगा अगर मान लीजिए कर दिया किसी ने, तो उनका वीडियो दिखा के पुलिस से एफआईआर करा के केस ना करना था कि पूरा शहर जला देना तरीका है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यही तर्क दे रहे हैं और हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक बार असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, फिर बताता हूं कैसे ओवैसी धार्मिक टेक्स्ट को जलाने की बात करके खुद ही फंस गए। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि धार्मिक कंटेंट को जलाया गया और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, इसलिए हिंसा भड़क गई। बॉस, पहली बात तो यह कि मान लेते हैं कि धार्मिक टेक्स्ट को जलाने की हिमाकत हुई, तो क्या इसके लिए शहर को फूंक डालेंगे? दूसरी बात, जब दोपहर में पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक्शन लिया था, वीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ केस दर्ज किया था, तो फिर शाम को हिंसा क्यों भड़की? तीसरी बात, अगर धार्मिक टेक्स्ट को जलाने का गुस्सा था तो उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए थी, जैसे दोपहर में की थी। और अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो क्या भीड़ को हिंसा का लाइसेंस मिल जाएगा? क्या अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? आप कहते भाई कि हम धरना दे रहे हैं, हमारी मांग नहीं सुनी जा रही। इसलिए यह थ्योरी मजबूत दिख रही है कि यह हिंसा जानबूझकर भड़काई गई। वीएचपी की तरफ से जो सफाई आई है उसमें कहा गया कि जिस हरे कपड़े को लेकर हिंसा की गई उस पर कोई धार्मिक टेक्स्ट नहीं था। एक बार वीएचपी के नेताओं को भी सुनिए वो क्या पक्ष रख रहे हैं। नहीं, पूरी जो खबर है वो निराधार है। कोई भी किसी प्रकार का आयात नहीं जलाई गई, ये निराधार खबर है। कब्र के ऊपर जो हरा कपड़ा रहता है वो कपड़े को जलाया है। आप लोगों को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि सिर्फ हरे कपड़े को जलाया है, कोई आयात लिखा हुआ कपड़ा नहीं था। सुनियोजित तरीके से उन्होंने दंगे फैलाए हैं। कुछ सवाल इस देश के मुसलमान भाइयों से भी। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, कि किसी ने धार्मिक चादर जला दी या ऐसी अफवाह उड़ी कि ऐसा हुआ, तो क्या शहर जला देना सही तरीका है क्या? मैं खुद कहता हूं कि किसी के धार्मिक चिन्ह का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या दंगे कर देना सोल्यूशन है क्या? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि रमजान के पाक महीने में आगजनी करना, पत्थर चलाना, कुल्हाड़ी चला देना, लोगों को घायल कर देना, यह सब धर्म का अपमान नहीं है। रमजान का पाक महीना चल रहा है ना, उसमें यह सब करना अलाउड है क्या? भाई रमजान तो आपके कंट्रोल का टेस्ट लेने वाला महीना है ना, तो ये सब दंगे करके आप अपने ही धर्म को बदनाम नहीं कर रहे हो। और जो लोग सोशल मीडिया से लेकर दूसरी जगह ऐसे दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं वो धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं। और आप खुद अगर धर्म का अपमान कर रहे हो तो उस पर कितने मुसलमान आहत हुए बताइए जरा? कितने मुसलमानों ने कहा कि ये गलत किया इन्होंने रमजान के महीने में, इन्होंने हमारे धर्म का अपमान किया है, ये लोग जो है वो गलत कर रहे हैं? कितनों ने कहा? टीम इंडिया की जीत का जुलूस निकला, कोई बात पसंद नहीं आई, पत्थर चला दिया। कोई वीडियो वायरल हुआ, शहर जला दिया। ये चल क्या रहा है बॉस? और एक बात और मुसलमानों को समझनी चाहिए कि जो आपके पत्थर चलाने पर, आगजनी करने पर आपकी पीठ थपथपा रहा है ना बॉस, वो आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और कोई सुशांत सिन्हा अगर कानून के रास्ते चलने को कह रहा है, देश का लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हुए अपनी आवाज उठाने के लिए कह रहा है, तो वो दुश्मन नहीं है आपका। क्योंकि ये दंगे करके कल को जेल जाइएगा ना, तो जितने लोग आज आपकी पीठ थपथपा रहे हैं उनमें से एक नहीं जाएगा आपके घर पूछने के लिए कि आपके बच्चों की स्कूल की फीस भरी जा रही है या नहीं, आपके अब्बू अम्मी की दवा आई है या नहीं। सब कट लेंगे बॉस। आपके मां बाप का बीपी बढ़ेगा सो अलग, झेलता सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार है। ये बड़े बड़े नेता, इकोसिस्टम आपको सिर्फ हथियार की तरह इस्तेमाल करके कट लेता है। कश्मीर में आपके बच्चों से पत्थर चलवाए, खुद के बच्चे तो विदेश में पढ़ा रहे थे ना। वक्त पर आपको उकसा रहे हैं कि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन छाती कम नहीं पड़ेगी। लेकिन लिख कर ले लीजिए, इनमें से एक गोली खाने सामने नहीं आएगा बॉस। वैसे तो गोली चलेगी नहीं, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए कि इनमें से एक नहीं दिखेगा आपको आसपास जब माहौल बिगड़ेगा। और इस सब से मिलेगा क्या? गोधरा में ट्रेन जलाई ना, कार सेवक जिंदा जला दिए थे। राम मंदिर नहीं बना क्या? कानूनी तरीके से केस जीतकर हिंदू पक्ष ने बना ना लिया राम मंदिर। लेकिन जिन लोगों ने इतना बाबरी बाबरी चिल्लाया, उन्होंने मस्जिद के लिए जमीन मिलने के बावजूद भी मस्जिद क्यों नहीं बनाई? बताइए, पूछिए उन लोगों से। आपको सिर्फ यूज किया अपनी पॉलिटिक्स के लिए, और हर बार यही होता है बॉस। आपके बच्चों से सड़क पर पत्थर चलवाते हैं, आग लगवाते हैं और अपने बच्चों को चुनाव लड़वाते हैं, नेता बनवाते हैं। कभी पूछिए ना इन लोगों से पलट करके, तुम चलोगे साथ पत्थर चलाने?
चलो तुम चलाओ ना, पहला पत्थर तुम चलाओ नेताजी, इकोसिस्टम वाले भैया दीदी तुम चलाओ ना पत्थर, तुम क्यों नहीं चलाते हो? हम भी देखेंगे तुम क्या कर सकते हो। एक नहीं आएगा इनमें से आगे, क्योंकि इनमें से किसी को जेल नहीं जाना है। इसके लिए जेल जाने के काम के लिए इन्होंने आपको चुना हुआ है। और नव भारत जैसा चैनल या सुशांत सिन्हा जैसा पत्रकार आपको समझाएगा कि यार बनना है तो मोहम्मद शमी बनो, पूरा स्टेडियम क्या पूरा देश शमी शमी चिल्लाएगा, तो हमारे खिलाफ भड़काएंगे। यही देश सलमान, शाहरुख, आमिर खान को सुपरस्टार बना के नहीं बैठा है, अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना के नहीं बैठा है। तय आपको करना है कि आपका रास्ता आप क्या चुनते हैं। छोटी सी बात हो गई या कोई भी बात हो गई, क्या आप कानून को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, या आपको यह काम करना है, या आपको तय करना है। और जब इस तरह की चीजें कीजिएगा तो सवाल उठेंगे। नागपुर की हिंसा को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरोप यही लग रहा है कि हिंसा प्री प्लान थी और इसके कई सबूत दिखाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नागपुर ही क्यों, जबकि कल महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन हिंसा भड़की तो नागपुर में, जो औरंगजेब की कब्र से करीब 450 किलोमीटर दूर है। जहां औरंगजेब की कब्र है उससे नागपुर 450 किलोमीटर दूर है। क्या नागपुर में हिंसा भड़काकर आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करने का मैसेज दिया गया? क्योंकि नागपुर के जिस महल इलाके में हिंसा भड़की, वो जगह आरएसएस हेडक्वार्टर से करीब मात्र 1 किलोमीटर दूर है। और यह हिंसा तब हो रही है जब कल ही खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर जा सकते हैं। वहां पीएम मोदी केशव आई हॉस्पिटल एंड कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो आरएसएस मुख्यालय भी जा सकते हैं, वहां मोहन भागवत से मुलाकात भी हो सकती है। इसलिए कई लोगों को लगता है कि ये जो नागपुर में हिंसा हुई है वो एक तरीके से मैसेजिंग है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। ये देख लो, नागपुर में ये हो सकता है तो वक्फ बिल पर अगर करने को आए तो क्या से क्या देश में हो सकता है। नागपुर हिंसा को पिछले दिनों हुई संभल हिंसा से भी समझने की कोशिश की थी। अभी कुछ दिन पहले ही संभल में इसी तरीके से भीड़ निकली, हिंसा हुई, पुलिस पर हमला हुआ था और कहा गया कि यह सर्वे के खिलाफ अचानक से उठी गुस्से की लहर थी। लेकिन जब योगी सरकार ने पड़ताल की तो पता चला कि संभल में आग लगाने की साजिश बहुत पहले से हो रही थी। पाकिस्तान तक से कारतूस मंगाए गए थे। नागपुर में भी संभल वाला प्रयोग ही दिख रहा है। नागपुर हिंसा को दिल्ली दंगे के पैटर्न से भी समझिए। दिल्ली में साल 2020 में सीए के खिलाफ चला प्रोटेस्ट हिंसक हो गया था। जब दिल्ली में दंगे हुए तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और कल के दिन न्यूजीलैंड के पीएम, अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर से लेकर कूटनीति के बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली में जमा हुए थे, क्योंकि दिल्ली में रायसीना डायलॉग चल रहा था। यानी कट्टरपंथियों ने दुनिया के सामने फिर एक बार भारत की छवि को खराब करने की साजिश रची। क्या यह सवाल भी पूछा जा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इंडी गठबंधन ने तो जांच से पहले ही हिंसा के आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी और सरकार के लोगों ने दंगा करवाया है। सुनिए एक बार इन लोगों को, फिर बताऊंगा कि नागपुर में कैसे योगी योगी हो रहा है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा करने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये तो चल रहा है। औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र को और देश को ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। मुझे लगता है कि सरकार महाराष्ट्र में जो 100 दिन का प्रोग्राम सरकार ने दिया था, और घटना को आपने देखा होगा कि कल शिव जयंती थी। हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन हम पूरे राज्य में मना रहे थे। उसी दिन जानबूझकर ये घटना को करवाने में सरकार को यश प्राप्त हुआ है। यानी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली कह रही है कि ये सब सरकार ने कराया। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात है। मुसलमान भले बीजेपी को वोट ना देता हो, लेकिन बीजेपी के कहने पर पत्थर चलाने जरूर चला जाता है इन लोगों के लॉजिक से। नागपुर में जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद अब लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बात यह है कि दंगाइयों ने हिंदू प्रतीक देखकर हमला किया और मुसलमानों के घर और गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी बात यह भी चल रही है कि दंगाइयों का इलाज योगी मॉडल से किया जाए। स्थानीय लोग खुलकर कह रहे हैं कि दंगाइयों ने धार्मिक प्रतीक देखकर हमला किया। जिन गाड़ियों में स्वास्तिक, गणपति या फिर भगवान की तस्वीरें थी उनको ही तोड़ा गया, आग लगाई गई, लेकिन मुसलमानों की गाड़ियों को कुछ नहीं हुआ। सुनिए, खुद पब्लिक बता रही है, फिर बताऊंगा कि क्यों लोग योगी मॉडल की डिमांड कर रहे हैं वहां।
बस 200-300 का माप गले में घुसना, हर एक गुस्से में गले घुस के मारना, ये सुनियोजित है। सामने में पूरी मुस्लिम बस्ती है, उनके यहाँ की एक भी कार नहीं टूटी गई। एकदम सुनियोजित प्लान था। इतना इकट्ठा सारा चारों बाजू से पूरा लोग आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और बहुत से गाड़ी उनकी गाड़ी फोड़ी, जिसपे उनका मुस्लिम लोगों का गाड़ी पे नाम रहता, उनको उन्होंने कुछ टारगेट नहीं बनाया। और जो हिंदू लोग जैसे गाड़ी पे श्री राम जी लिखा रहता हो, तो उनके गाड़ी को टारगेट बनाया उन्होंने। गणपति का चित्र है, ये कार पे, तो उनको मालूम है हिंदू की गाड़ी है करके, तो फोड़ी है। देखिए, आपको यहाँ पर एक और मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक और ये गाड़ी, और जिस पर एक और जो है वो निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक स्वस्तिक का निशान है। और यहाँ पर ये वही गाड़ी जिसकी सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे थे कि जो तुलसी की जो कुंडी थी वो फेंक मारी, और उसी की ये जो पूरी मिट्टी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये देखिए ये गाड़ी, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको देखिए यहाँ हैंडल तक जो इसका तोड़ दिया गया, यानी गुस्सा देखिए उनमें कितना था कि इसका जो हैंडल है वो तक इसे यहाँ पर तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई। यहाँ पर ये हैंडल जो है वो तोड़ करके यहाँ भीतर रखा गया है। पत्थर जो काफी बड़े यहाँ पर हैं। यानी स्थानीय लोग क्लियर आरोप लगा रहे हैं कि भाई गाड़ी में अगर गणेश जी की मूर्ति थी, स्वास्तिक का चिन्ह था, तो ऐसी गाड़ियों को टारगेट किया गया। खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी ये बात मान रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिस इलाके में हमला हुआ वहीं पर दूसरे वर्ग की 150 गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन हमले के समय वहां एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। यानी पहले से तय किया गया था कि किस पर हमला करना है। सुनिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को। वहाँ की गाड़ियाँ जलाई, और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या, इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। और यही वजह है कि हम नागपुर से हिंसा पीड़ित लोग बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। नागपुर के लोगों का कहना है कि दंगाइयों का इलाज योगी आदित्यनाथ स्टाइल में किया जाना चाहिए। जैसे यूपी में दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन होता है, ठीक उसी तरह से नागपुर के दंगाइयों का भी इलाज होना चाहिए, जिससे दंगाइयों को सबक मिल सके और आगे भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो। सुनिए पब्लिक की क्या डिमांड है। अब हमको योगी पैटर्न यूपी जैसा चाहिए माहौल, ताकि ये सब दंगाग्रस्तों को और बाकी लोगों को, दहशतगर्दों को, सबको खत्म किया जाए यहाँ से। जैसे योगी के शासन में बुलडोजर चलता था, उस तरीके से यहाँ पर भी वही शासन होना चाहिए, ताकि आपको फुकट की जगह मिले, उस पर पैसे कमाओ और पैसे कमा के आप पेट्रोल खरीदो और लोगों की गाड़ी जलाओ। ये अभी चलेगा नहीं। जिस तरह योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में उनके घरों पे जिस तरह बुलडोजर चला के और इंसाफ करते, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, इनसे ये मैं चाहता हूँ कि इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए। ऑर्डर वहाँ का ही इस्तेमाल किया जाए, यूपी में जो चालू है, बस उसी पैटर्न में सबको अंदर करे। यानी महाराष्ट्र में लोग योगी मॉडल की डिमांड कर रहे हैं। सीएम योगी खुद ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के उत्पाती लोगों को यूपी भेज दो, उनका इलाज कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब का जब महिमा मंडन किया था, जिस पर बड़ा विवाद भी हुआ था, तब सीएम योगी ने कहा था कि एक बार अबू आजमी को यूपी भेज दो, इलाज हम कर देंगे। सुनिए एक बार वो बयान याद दिलाता हूं। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। नागपुर के लोगों की डिमांड डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तक भी पहुंची। जब एकनाथ शिंदे से दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन होने को लेकर सवाल पूछा गया, तो एकनाथ शिंदे ने बड़ी बात कह दी। एक बार उन्हें भी सुनी। जो समाज कंटक जो है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, उनके ऊपर वैसी कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस और कानून व्यवस्था उनको छोड़ेगी नहीं। एक तरफ नागपुर में योगी वाले इलाज की मांग हो रही है, दूसरी तरफ हिंसा बवाल के बीच पीएम मोदी लोगों को एकजुट रखने का भी संदेश दे रहे हैं। जो लोग पूछ रहे थे कि महाकुंभ से क्या मिला, उन्हें भी जवाब देते हुए पीएम मोदी ने आज लोकसभा में कहा कि महाकुंभ से देश को एकता का अमृत मिला, लोग एकजुट हुए, हिंदू एकजुट हुआ। सुनिए एक बार पीएम को भी। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग
अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था।